नमस्कार। टॉपिक है हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के विषय में बात कर चुके हैं। औद्योगिक क्रांति क्या है, किस प्रकार से इसका जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। 1760 के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसकी जो प्रथम अवस्था है वो 1750 से 1850 तक मानी जाती है और सेकेंड फेज आज तक 1850 से लेकर आज तक भी लगातार जारी है। औद्योगिक क्रांति अर्थात जो आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे हम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं, इस क्रांति के दौरान बहुत सारे परिवर्तन हुए जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर हम औद्योगिक क्रांति को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेसिकली ये जो क्रांति है ये और भी 4 प्रकार की क्रांतियों से कनेक्टेड है, संबद्ध मानी जाती है। अगर ये 4 क्रांतियाँ न हुई होती तो औद्योगिक क्रांति का जन्म भी संभव नहीं था। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली क्रांति जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है जनांकिकीय क्रांति, डेमोग्राफिक रिवोल्यूशन। जनांकिकीय क्रांति क्या है? ब्रिटेन में हमें एक जो जनसंख्या में वृद्धि की दर है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि दिखाई देती है। जनसंख्या में वृद्धि की वजह से श्रम शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इसी को हम जनांकिकीय क्रांति या डेमोग्राफिक रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड की जो जनसंख्या है, शॉर्ट में अगर हम कहें तो 1751 से लेकर 1821 की अवधि में इंग्लैंड और वेल्स इनकी जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई थी। जनसंख्या की वृद्धि ने किस तरह से ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को प्रभावित किया, वो इस प्रकार से जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वस्तुओं की मांग बढ़ी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना ज़रूरी हो गया। तो वस्तुओं की मांग बढ़ी, साथ ही साथ कीमतें भी बढ़ी। तो इन दोनों चीज़ों ने ब्रिटिश जो उत्पादक थे उनको प्रोत्साहित किया कि वो उत्पादन को बढ़ाएं और अन्य तमाम प्रकार के सुधार जो है वो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लेकर आए। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने रोजगार के अवसर बढ़ाए और कुल मिलाकर जनसंख्या और श्रम शक्ति में जो वृद्धि है इससे ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का आधार स्तंभ बन पाया। तो इस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि ने औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट किया। दूसरी जो क्रांति है वो है कृषिगत क्रांति। कृषिगत क्रांति और औद्योगिक क्रांति का बहुत ही गहरा संबंध है। कृषिगत क्रांति के जो मुख्य लक्षण हम कह सकते हैं वो ये कि मध्य युग में बिखरे खेतों में कृषि होती थी बड़े पैमाने पर। अब जो है वो बड़े पैमाने पर इकट्ठे खेतों में कृषि प्रारंभ हुई, तो सामूहिक खेती की शुरुआत हुई। इसके अलावा कृषि का विस्तार दिखाई देता है, यानी जो दूसरी भूमि है उसको कृषि योग्य बनाया गया। पशुपालन जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा। इसी प्रकार से कृषि में हमें प्रति श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि भी नज़र आती है। तो 1715 से लेकर 1750 तक के दशक तक ब्रिटेन में बहुत अच्छी बारिश हुई, इसकी वजह से बहुत अच्छी फसल हुई और इन सभी कारणों से ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल बहुत अच्छी मात्रा में मिला। इसके अलावा जो ग्रामीण निर्धन वर्ग था उसकी आमदनी बढ़ने से वो कारखानों में बने माल को खरीदने की स्थिति में भी आ गए। ये जो कृषि के क्षेत्र में क्रांति है, इसने ये जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है इसको बहुत तरीक़ों से सुदृढ़ बनाया, सपोर्ट किया। किस तरह से? जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही थी ब्रिटेन में, उस जनसंख्या की व्यवस्था, जनसंख्या को खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था जो की गई वो इस कृषिगत क्रांति की वजह से ही हो पाई। तो औद्योगिक केंद्र जो थे उनकी जनसंख्या में वृद्धि होती गई, तो उनके लिए खाद्य पदार्थों की जो व्यवस्था की गई वो कृषिगत क्रांति की वजह से ही पॉसिबल हो पाई। इसके अलावा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, क्योंकि कृषिगत जो उत्पादन थे उनकी बिक्री हुई तो लोगों के पास में पैसा आया और उनकी क्रय शक्ति काफ़ी बढ़ी। इसके अलावा औद्योगिकरण के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में भी मदद हुई, क्योंकि भूस्वामी जो थे उन्होंने अपनी आमदनी का उपयोग जो था वो उद्योगों में लगाने में किया, तो पूंजी इससे जनरेट हुई। इसके अलावा बहुत से जो व्यक्ति थे वो कृषि से निकलकर श्रमिक क्षेत्र में आए, जो उद्योगों पर काम करने के लिए तैयार हुए। तो उद्योगों को श्रम शक्ति की प्राप्ति इसलिए हुई क्योंकि कृषि से बहुत से लोग स्वतंत्र होकर शहरों में आए, उद्योगों पर काम
करने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कृषि के क्षेत्र में क्रांति न होती तो ब्रिटेन जैसे कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास की जो तमाम आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना अत्यंत कठिन होता। तो ये जो कृषिगत परिवर्तन है इन्होंने औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करने में अपनी मदद की। इसी तरह से एक और क्रांति जिसे हम कहते हैं व्यावसायिक क्रांति, द कमर्शियल रिवॉल्यूशन। व्यावसायिक क्रांति क्या है? इंग्लैंड के विदेश व्यापार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट परिवर्तन होते हैं। व्यापार में काफ़ी अभिवृद्धि होती है और इस व्यापारिक अभिवृद्धि ने किस तरह से औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाया उसके बारे में हम देखते हैं। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि हुई, इसकी वजह से ब्रिटिश उद्योगों के माल की मांग उत्पन्न हुई, यानी डिमांड हुई कि ब्रिटिश उद्योगों से माल आए। अगर इंग्लैंड अपने माल को निर्यात नहीं करता तो इंग्लैंड का अपना जो मार्केट था वो बड़ा ही सीमित था। तो इस लिमिटेड मार्केट के जरिए औद्योगिक क्रांति संभव नहीं थी। तो विदेश व्यापार ने औद्योगिक क्रांति को इस प्रकार से सहायता पहुंचाई। इसी प्रकार विदेश व्यापार की वजह से ही ब्रिटेन जो है विदेशों से कपास और दूसरे कच्चे माल को आयात कर पाया और उसी आयात की वजह से वो अपने उद्योगों को विकसित कर पाया। विदेश व्यापार से जो मुनाफा हुआ, जो पूंजी इकट्ठी हुई, उस पूंजी को उसने कृषि, खनन और औद्योगिक विकास में इन्वेस्ट किया। तो पूंजी जो उपलब्ध हुई विदेश व्यापार की वजह से उपलब्ध हुई, जिसका उपयोग जो है विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए उपलब्ध हो पाया। इसके अलावा विदेश व्यापार को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, बीमा, बैंकिंग ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। तो ये घरेलू बाजार भी इंग्लैंड का काफ़ी अच्छा हुआ, जिसने निसंदेह ब्रिटेन के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। विदेश व्यापार के बढ़ने से इंग्लैंड में बहुत सारे औद्योगिक केंद्र डेवलप होते हैं, बड़े बड़े नगर डेवलप होते हैं, जैसे कि लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो। ये जितने भी इम्पोर्टेंट नगर हैं इनका विकास औद्योगिक क्रांति के दौरान ही हुआ था। बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही जो निर्धन और जो अल्पविकसित देश थे, जो ब्रिटेन के अधीन आते थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उनको आवश्यक क्रय शक्ति भी मिली, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपना कच्चा माल ब्रिटेन को भेजा और उसके बाद उनके पास जो मनी आई उससे उन्होंने ब्रिटेन के निर्मित माल को खरीदा। तो इस तरह से बढ़ते विदेश व्यापार ने किस तरह से औद्योगिक क्रांति को सपोर्ट किया। और एक और क्रांति है जो इन्हीं से जुड़ी हुई है, वो है परिवहन की क्रांति। किसी भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया को फास्ट करने में परिवहन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तो ब्रिटेन में सड़कें, नहरें, बंदरगाह, पुल और रेलों का विकास बड़ी तेजी से किया गया और ये जो परिवर्तन है वो 1760 के बाद हमें बहुत तेजी से होते हुए दिखाई देते हैं। तो परिवहन के विकास ने औद्योगिकरण को सपोर्ट प्रदान किया। तो औद्योगिक क्रांति अपने निकट से जुड़ी हुई ये जो 4 क्रांतियां हैं इनको आपस में सम्मिलित किए हुए हैं। अगर ये ना होती तो ब्रिटेन में कभी भी औद्योगिकरण संभव नहीं होता, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि, कृषि के क्षेत्र में अभिवृद्धि, व्यवसाय व्यापार के क्षेत्र में अभिवृद्धि और परिवहन के क्षेत्र में जो क्रांति हमें दिखाई देती है वो सब संभव नहीं हो पाती। औद्योगिक क्रांति के ये सब आधारभूत स्तंभ हैं। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोप में जहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो सकती थी, लेकिन इसका जो जन्म है वो इंग्लैंड में संभव हुआ, शुरुआत जो है वो इंग्लैंड में हुई। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम, कुछ और इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ लेंगे जहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ थी जो सपोर्ट कर सकती थी औद्योगिक क्रांति को। उनमें से एक था हॉलैंड। यहाँ कुछ परिस्थितियाँ थी जो औद्योगिक क्रांति को जन्म दे सकती थी, क्योंकि हॉलैंड के पास पूंजी थी, लेकिन बेसिकली वहाँ उद्योग धंधे उतने नहीं थे, अर्थात हॉलैंड एक औद्योगिक देश नहीं था, हॉलैंड एक व्यापारी देश था। साथ ही साथ हॉलैंड में लोहे और कोयले का अभाव था, अर्थात आधारभूत ढांचा जो प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते हैं औद्योगिकरण के लिए वो उसके पास नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे युद्धों में उसे उलझना पड़ा था, फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे, इस वजह से हॉलैंड में औद्योगिक क्रांति संभव नहीं हो पाई। दूसरी जो कंट्री है वो है फ्रांस। फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस का उद्योग इंग्लैंड से ज़्यादा है, फ्रांस का व्यापार इंग्लैंड से बड़ा हुआ है।
जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या इंग्लैंड की जनसंख्या से 3 गुना ज़्यादा है। साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधन उसके पास भरपूर हैं। उसके पास रेशम, पटसन, कोयला, लोहा, जल शक्ति, ये तमाम संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। फिर भी क्रांति की शुरुआत अर्थात औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से हुई। तो ये प्रश्न उठता है कि फ्रांस में औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हो पाई, फ्रांस औद्योगिक क्रांति को इनिशिएट क्यों नहीं कर पाया। इसके बहुत सारे कारण हैं। हालांकि फ्रांस का वस्त्र उद्योग विकसित है, लेकिन वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था अच्छी नहीं है, बैंकिंग व्यवस्था विकसित नहीं थी। इसके अलावा फ्रांस में व्यापारिक संघ नहीं है। जो औद्योगिक प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इन संघों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस तरह के संघ फ्रांस में नहीं है। इसके अलावा किसी भी क्रांति की सफलता के लिए वहाँ के जो सत्ता का शीर्ष है, यानी जो वर्ग जिसके पास पावर है, उसके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फ्रांस के जो शासक हैं उनको अपनी समस्याओं से अवकाश नहीं मिला, वो अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहते थे। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने औद्योगिक क्रांति को पीछे धकेल दिया। नोल्स जो हैं, श्रीमती नोल्स, वो कहती हैं कि अगर फ्रांस की राज्य क्रांति ने फ्रांस के औद्योगिक एवं आर्थिक जीवन को अस्त व्यस्त नहीं कर दिया होता तो इंग्लैंड के बजाय फ्रांस ही औद्योगिक क्रांति का प्रणेता होता। तो इनका यह मानना है कि अगर फ्रांस में क्रांति ना होती, अगर फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस को डिस्टर्ब नहीं किया होता, उसकी आर्थिक समृद्धि को या औद्योगिक जीवन को ख़त्म नहीं कर दिया होता, तो फ्रांस ही औद्योगिक क्रांति का प्रणेता बन पाता। फ्रांस की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड की तुलना अगर हम करें। इसके अलावा इस बहुत सारी जनसंख्या की वजह से फ्रांस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी कि वो मशीनों से निर्माण करे या यंत्रों के आविष्कार को इनिशिएट करे। एक और कारण ये भी था कि फ्रांस में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो अनुकूल नहीं था। यानी इंग्लैंड में जो सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का वातावरण था, वैसा वातावरण फ्रांस में नहीं था। जो चीज़ चाहिए होती है औद्योगिक क्रांति के लिए, ऐसा माना जाता है कि 5 कारक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी 5 चीज़ें होनी चाहिए, तभी कोई देश औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार बन सकता है। इन 5 कारणों के सामूहिक रूप से होने से ही किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ है प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पूंजी होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए जो इसको इन्वेस्ट कर सके। उसके पास विस्तृत बाजार मार्केट होनी चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन हो उसको वो बेच सके और उससे मुनाफा कमा के और इन्वेस्ट कर सके। औद्योगिक क्षेत्र में उसका प्रभुत्व होना चाहिए, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, और साथ ही साथ वहाँ पर शांति स्थापित होनी चाहिए और सोशल सपोर्ट चाहिए होता है। सामाजिक सहयोग के बिना कोई भी क्रांति संभव नहीं हो सकती। तो संयोग से इंग्लैंड के पास में ये 5 चीज़ें विद्यमान थी। इंग्लैंड के पास में बहुत धन था, पूंजी थी, उसके पास अपना बहुत बड़ा विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था। इंग्लैंड के जो शासक वर्ग था या जो दूसरा वर्ग था जो सत्ता के शीर्ष पर आता है, जिसके पास पावर होती है, उन सब ने नवीन विचारों को प्रोत्साहित किया और इन्हीं प्रोत्साहन की वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जन्म हो पाया। इसके पश्चात हम देखेंगे कि वो कौन से कारक थे जिसकी वजह से इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कर सका। थैंक यू।